मित्रों नमस्कार, मैं मिथिलेश। आज हम आपको मिला रहे हैं जूलॉजी की शिक्षिका से और जानते हैं कि जूलॉजी क्या चीज़ होता है, इसमें बच्चे क्या पढ़ते हैं। मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। थैंक यू सर। मैडम, आप बताएं कि जूलॉजी क्या होता है, बच्चे इसमें क्या पढ़ते हैं जूलॉजी में? जूलॉजी साइंस का एक सब्जेक्ट है, एक विषय है जिसमें हम पूरे प्लेनेट में जितने जंतु हैं, जितने एनिमल हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। हम लोग सभी जानते हैं पृथ्वी पे बहुत सारे एनिमल हैं, उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, सभी के बारे में नहीं जान सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको क्लासिफिकेशन करके, क्लासिफाई करके पढ़ते हैं। तो पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो बोनी एनिमल और बोनलेस एनिमल। जिसमें बोन रहता है उसको हम लोग वर्टिब्रेट बोलते हैं, जो बोनलेस एनिमल होते हैं उसको इनवर्टिब्रेट बोलते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं, अगर बोनी एनिमल के बारे में हम जानें तो उसमें भी बहुत सारे क्लासिफिकेशन है। और अंत में जो क्लासिफिकेशन मैमल का आता है, जिसमें हम लोग ह्यूमन बीइंग के बारे में भी पढ़ते हैं। तो बोनी एनिमल का क्लासिफिकेशन जो है वो आपका फिशेस है, एम्फीबिया है, रेप्टिलिया है, एप्स है, प्लस मैमल है, 4 हुआ। तो मैमल में हम लोग ह्यूमन बीइंग्स के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा में जो जूलॉजी हमने पढ़ा तो उसमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग को पढ़ना है, वैसा बात नहीं है, उसके लिए अलग है। तो जूलॉजी में हम लोग ओनली फॉर स्टडी जो होता है वो एनिमल, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। आम जनजीवन को जूलॉजी कैसे सुदृढ़ किया है, समृद्धि कैसे प्रदान किया है? जूलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें, जहाँ तक मैंने बताया, जो इसमें हम एनिमल के बारे में पढ़ते हैं और बच्चों को पढ़ाते भी हैं, एनिमल के बारे में जानकारी देते हैं। तो मतलब मानव समुदाय के लिए ये किस तरह से उपयोगी है। तो सही मायने में अगर हम एनिमल में किस तरह से प्रकृति ने उसको कैसा डिजाइन किया है, उसमें क्या क्या डाला है, और बहुत सारे एनिमल है जो ह्यूमन बीइंग उसको डेली के लाइफ में या फूड हैबिट में भी लाते हैं, फूड के रूप में भी यूज करते हैं। तो किस तरह से उसमें क्या पाया जाता है, कितने उपयोगी है, तो एनिमल का स्टडी करने के बाद पता चलता है। और मानव समुदाय के लिए, जितने भी ह्यूमन बीइंग के लिए है, उसके लिए ये सब्जेक्ट इस महीने में भी ज़रूरत है, जो एनिमल को हम बहुत मतलब एक तरीके से, एक सिस्टमेटिक तौर से हम जानते हैं जो किस तरह के एनिमल है, ये मतलब किस तरह के वातावरण में रह सकते हैं। सभी एनिमल हर जगह नहीं रह सकते हैं। बहुत सारे एनिमल है जो लैंड में सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे एनिमल है जो आपका एयर में सर्वाइव करते हैं, बहुत सारे एनिमल ऐसे हैं जो वाटर में सर्वाइव करते हैं। तो ये एनिमल का कैटेगरी है और मानव के लिए या सारे मानव समुदाय के लिए हर एनिमल को जानना जरूरी है, लेकिन प्रत्येक एनिमल को ऐसे नहीं जान सकता है, उसको क्लासीफाई करके ही जान सकता है। जूलॉजी में कैरियर की क्या संभावना है? जूलॉजी सब्जेक्ट में कैरियर की संभावना है, ओनली जूलॉजी लेके अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं, ऑनर्स करते हैं, पीजी करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो इसमें टीचिंग लाइन में संभावना है। उसके अलावे फिशरी एक सब्जेक्ट है जो फिश से रिलेटेड है। अगर वो सब्जेक्ट को लेके आप पढ़ते हैं तो फिशरी डिपार्टमेंट है, उसमें बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे जा सकते हैं। तो जूलॉजी में है, स्कोप है, ऐसी बात नहीं है जो नहीं है, सभी सब्जेक्ट के अपने अपने स्कोप होते हैं। तो जूलॉजी में भी बहुत सारे स्कोप है और ऐसा नहीं है जो सिर्फ फिशरी लेके ही पढ़े, उसके अलावे भी इसमें है, जैसे मधुमक्खी पालन वगैरह जो होता है, तो वो सब्जेक्ट भी इसमें आता है। और एक तरह से वो एग्रीकल्चर के रूप में, जैसे हम लोग हर चीज़ को जानते हैं, उसी तरह वहाँ पे हनी बी का जो होता है, हनी जो तैयार होता है, वो इसी क्षेत्र में आता है, एपीकल्चर उसको बोलते हैं। मैडम, आप कहाँ शिक्षिका हैं? बांका डिस्ट्रिक्ट में प्रोजेक्ट बालिका उच्च विद्यालय धोनी में। एक आदर्श शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए? आदर्श शिक्षक में तो गुण बहुत सारे हैं। हमारे देश का जो कल्चर रहा है, गुरु शिष्य की परंपरा जो शुरू से रही है, गुरु का अनेकों बखान है। तो अभी जब हम शिक्षकों के बारे में, अभी आप वर्तमान में पूछ रहे हैं जो शिक्षक में क्या क्या गुण होने चाहिए, तो शिक्षक में जो सबसे पहला गुण है
उसमें जो स्कूल आते हैं तो शिक्षक का पहला गुण है पढ़ना और पढ़ाना। वो पढ़ें प्लस पढ़ाएं, और विद्यालय से वो कनेक्टेड हैं तो प्रतिदिन विद्यालय आना जरूरी है, बच्चों के संपर्क में रहना जरूरी है। आप जो सब्जेक्ट के शिक्षक हैं, जो सब्जेक्ट आपने पढ़ा है, तो उस सब्जेक्ट को आप किस तरह से बच्चों को दे रहे हैं, बच्चे आपके सब्जेक्ट को किस ढंग से समझ रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है शिक्षक के लिए। और शिक्षक के शिक्षा से संबंधित बातें इसमें बहुत मायने रखता है, जो हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। आज की तारीख में शिक्षक के प्रति समाज में एक नकारात्मक छवि उभर रही है, इसका क्या कारण आप देखते हैं? ये तो बहुत बड़ा और बहुत अच्छा सवाल है। समाज में शिक्षकों के प्रति जो नज़रिया है, जो आज से 20 साल 30 साल पहले जो नज़रिया था वो अभी तो नहीं है सही मायने में, क्योंकि मैं भी शिक्षक हूँ, मैं समझती हूँ इस बात को। जो पहले जो था वो अभी नहीं है। कहीं न कहीं समय के साथ बहुत चीज़ बदला, नो डाउट, हर परिस्थितियाँ बदली है, ये भी सही है, लेकिन फिर भी जो शिक्षक का गुण है वो नहीं जाना चाहिए। अभी वर्तमान में जो सरकार की व्यवस्था है, जो सामाजिक व्यवस्था है, सरकारी विद्यालय को लोग समझते हैं जो यहाँ टीचर क्वालिफाइड नहीं है, पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन सही मायने में अगर हम देखें, उनके क्वालिफिकेशन में जाएं, तो प्राइवेट कोचिंग संस्थान हो, प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे जिस तरह के शिक्षक हैं उससे ज़्यादा क्वालिफाइड सरकारी स्कूल में शिक्षक हैं। ये चीज़ देखने और समझने वाली बात है। लेकिन अभी का जो सिचुएशन है ना, गार्जियन को, पेरेंट्स को मतलब हो गया कि नहीं, हमारे बच्चे अगर कोचिंग जाएंगे, प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे तो यहाँ से फार बेटर करेंगे। तो यहाँ का समाज ही, हमारे जो हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ का समाज ही इस चीज़ को बदल दिया है, और सरकारी विद्यालय आने से बच्चों को प्रेरित नहीं करता है, आने से रोकता है, और कोचिंग संस्थान में ज़्यादातर प्रेरित करता है जो वहाँ पढ़ाएं। वहाँ बच्चे के लिए पैसे देते हैं, पढ़ाते हैं, यहाँ फ्री में पढ़ाते हैं। ऐसा है ना, जो फ्री में कोई चीज़ नहीं मिलता है तो वही रीजन है। जो बच्चे को फ्री में पढ़ाना नहीं चाहते हैं, पैसा दे के पढ़ाते हैं, सोचते पैसा दे के मैं पढ़ा रहा हूँ तो बहुत अच्छा बच्चा करेंगे। रियल में ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसी बातें समाज में आती है। बहुत से लोग बोलते हैं कि सरकारी सेवक के बच्चे, सरकारी कर्मी के बच्चे भी सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे तो सरकारी विद्यालय की स्थिति बदल जाएगी। आप इस बात से कितने सहमत हैं? क्या मानना है आपका इस संदर्भ में? मैं इस बात से 100% सहमत हूँ। जो जितने भी सरकारी कर्मी हैं, एज लाइक सिर्फ शिक्षक ही नहीं, बड़े बड़े पदाधिकारी भी जो हैं, तो उनके बच्चे भी अगर मतलब ऐसा हो जो वो सरकारी विद्यालय में ही पढ़े, यहाँ से पढ़ लिख के आगे बने। क्योंकि कहीं न कहीं अभी जो 10 साल पहले 20 साल पहले जो भी डीएम रहे हैं, शिक्षा पदाधिकारी रहे हैं, तो ऐसा नहीं है वो प्राइवेट स्कूल से ही पढ़ के बने हैं। वो सरकारी विद्यालय में भी पढ़ के बहुत सारे ऐसे पदाधिकारी हैं जो आज अपने पोस्ट पे हैं और अच्छे पद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेकिन अभी है क्या, जो सरकारी विद्यालय का जो एक ढांचा है वो बहुत ज़्यादा गड़बड़ा गया है। इसीलिए जो सरकारी एम्प्लॉई है, खास करके पदाधिकारी लोग ऊंचे पद पे जो हैं, वो सोचते हैं, जो वो दिन रात ऐसे सिचुएशन को, ऐसे ढांचे को, ऐसे तंत्र को देखते रहते हैं। उन लोगों को लगता है जो यहाँ पे देंगे तो मेरे बच्चे उतने अच्छे नहीं बनेंगे। लेकिन ये सोच, ये सिचुएशन को सुधारना बहुत ज़रूरी है, तब हमारा विद्यालय राइज करेगा और सरकार का ये संस्था आगे बढ़ेगा। हम लोग अपनी बात मैं कर रही हूँ। मैं जब पढ़ती थी तो सरकारी विद्यालय में ही मैंने पढ़ा, तो उस समय का विद्यालय का जो था, तो उस समय भी बहुत सारे प्राइवेट स्कूल थे, लेकिन रिजल्ट हमेशा जो टॉप और नंबर 1 में आता था सरकारी विद्यालय का आता था। ये 20 से 25 साल के अंतराल में बहुत सारी मतलब बातें हैं, जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है, इसी कारण ऐसा होता है। लेकिन ये बात है, अगर पढ़ाएंगे तो स्थिति बदलेगा। मैडम, एक तुलना हम करना चाहेंगे। आप कहते हैं कि सरकारी अधिकारी के बच्चे यदि सरकारी स्कूल आएंगे तो स्थिति बदल जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि कोई सड़क है, टूटी फूटी रहती है, उस पर अधिकारी भी चलते हैं, आम लोग भी चलते हैं, लेकिन स्थिति नहीं सुधरती है। तो यहाँ पर कैसे हम आकलन कर सकते हैं कि उनके बच्चे आएंगे तो इसकी स्थिति सुधर जाएगी? अब जहाँ तक अब रोड का तुलना शिक्षा से कर रहे हैं, तो रोड सब तो एक योजना का
काम है जो वो किसी योजना के तहत बनता है, और ऐसा नहीं है एक बार बन गया तो वो सदा के लिए रहेगा। उसका कुछ लाइफ होता है, उस लाइफ पीरियड के बाद वो टूटता फूटता ही है। तो हर सिस्टम में ये है, अच्छा बना वो टूटेगा नहीं, तो फिर से तो अच्छा बनाया जा सकता है। तो शिक्षा व्यवस्था भी अगर चरमराया है तो इसको ऐसा नहीं है किसी एक आदमी के बस की बात है जो इसको सुधार दे, स्कूल प्रशासन सुधारे या पदाधिकारी सुधारे, वैसा बात नहीं है। ये टोटल सरकार से लेके नीचे तक का सिस्टम अगर एक साथ मिलके सुधारना चाहेगा तो सुधार होगा। लेकिन इसमें अभी ये मुझे नहीं कहना है जहाँ इमीडिएटली हो ही जाएगा, है कि ये किसी एक के बस की बात नहीं है। मैडम एक कल्पना, अगर आप शिक्षा मंत्री होते तो बिहार में क्या सुधार करते शिक्षा व्यवस्था में? शिक्षा मंत्री मैं अगर होती तो मैं अपने समय का जो मेरे समय का मैंने जो शिक्षा लिया है, मेरे समय में जो व्यवस्थाएं स्कूल की थी, जिस तरह से क्लासेस होते थे, जैसे बच्चे आते थे, जिस तरह से मैं पढ़ती थी, बिल्कुल मैं उस दुनिया में ले जाऊंगी, उस पीरियड में ले जाऊंगी ये सिस्टम को, एजुकेशन सिस्टम को। और सही मायने में मुझे खुशी लगेगा जो मैंने जिस दिन को जिया, जिस पीरियड को जिया, जिस तरह से जिया, जिस तरह से पढ़ा, वही पढ़ाई फिर से लौट के आएगी। आजकल के बच्चे सांस्कृतिक दृष्टि से समाज उस पर आरोप लगाता है कि बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपका क्या कहना है इस संदर्भ में? बच्चे बिगड़ रहे हैं ऐसा है तो बच्चे का बिगड़ने का सिर्फ एक ही कारण नहीं है, सामाजिक और सांस्कृतिक कारण ही आप नहीं मान सकते हैं। सामाजिक कारण तो इफेक्ट करता ही है, लेकिन अगर हम देखें तो हमारा जो विज्ञान टेक्नोलॉजी इतना डेवलप किया है, इतना डेवलप किया है, आप घर बैठे कहाँ का क्या चीज़ देख लीजिएगा, जान लीजिएगा। जो चीज़ हम एकदम बिल्कुल अननोन है वो हमारे बच्चे जान रहे हैं, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं उसका जो नेचर है, इमोशन है, उस पर प्रभाव पड़ता है, तो बिगड़ना तो तय है। आजकल के जो जैसी प्रकृति बदल रही है, लोगों का खान पान बदल गया है, ऐसे में क्या आपको लगता है कि व्यक्ति प्रकृति से कहीं न कहीं सामंजस्य करने में जो है वो असमर्थ होते जा रहा है? सही बात है। ये प्रकृति से सामंजस्य अभी इंसान के बस की बात नहीं है। समय इतना आगे निकल चुका, इतना हम विज्ञान में तरक्की कर चुके, इतना अपने आप को डेवलप करने के लिए बहुत सारे चीज़ नेचर का हमने खोया है, ठीक ना। जो नेचर ने जो चीज़ दिया था उसको हम क्या किए हैं, उसको हम बहुत सारा दोहन किए हैं, उसका हम उपयोग किए, ठीक ना। उपयोग करते करते उसका बहुत सारा दुरुपयोग हो गया है। तो अगर नेचर जो सेटअप डेवलप किया था, स्वाभाविक है, ये स्वाभाविक है। जो अगर डेंसिटी बढ़ता है, ठीक ना, ह्यूमन बीइंग का, एनिमल का जो भी डेंसिटी अगर बढ़ रहा है, उसका जनसंख्या बढ़ रहा है, तो वो रहेगा कहाँ, खाएगा कहाँ, उसके लिए तो उसको करना ही है, ठीक ना। तो प्रकृति में जो चीज़ बनाया गया था, जितना प्रकृति ने दिया था इस पृथ्वी को, ठीक ना, तो वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो चुका है। तो हम प्रकृति के साथ न्याय तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत है। अभी हम कर भी क्या सकते हैं, पृथ्वी हमारी उतनी ही है, पृथ्वी को हम बढ़ा नहीं सकते हैं। तो उसी में हम लोग जो कर रहे हैं, तो अब ये चीज़ भी हमें देखने को मिल रहा है, जो जितना चीज़ हम लोगों ने पृथ्वी के साथ या नेचर के साथ किया है, हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हुआ, जिसके कारण मतलब प्राकृतिक आपदाएं इतनी सारे आ रही हैं जो हमको पता भी नहीं चलता है क्या आने वाला है, क्या हो रहा है, लेकिन हो तो रहा है। तो इसके लिए क्या आप जनसंख्या को जिम्मेवार ठहराते हैं या वो कुशल प्रबंधन नीति सरकार की है? जनसंख्या तो बढ़ चुका है, पूरे विश्व का अगर हम देख रहे हैं तो जनसंख्या तो बढ़ चुका है। अब इसको कंट्रोल करने की जहाँ तक बात है, तो वो सरकार अपना नीति चलाए, नीति लगाए, जैसे करे, कानून बनाए, वो अलग मैटर है। लेकिन जनसंख्या से जो भी मान लीजिए पृथ्वी में जो भी हो रहा है, अगर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो हर चीज़ का डिमांड भी तो ज़्यादा होगा, डिमांड ज़्यादा होगा, तो हम प्रकृति के साथ, नेचर के साथ वो जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे जो आज से 30 साल पहले हम करते थे। कहीं शुद्ध भोजन से लोग वंचित हैं? ये सवाल तो बहुत अच्छा है और मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने इसे नज़दीक से अनुभव किया है। अभी कम से कम साल भर के दौरान इसको बहुत अच्छी तरीक़ा से हमने समझा है और जाना है।
जो खाना के बारे में, भोजन के बारे में बोल रहे हैं, जो भोजन जो मिल रहा है क्या उसमें पर्याप्त मात्रा में हर कुछ है? नो डाउट नहीं है, ये चीज़ हम जान रहे हैं नहीं है, लेकिन आदमी करेगा क्या? खा तो वही रहा है। हम सुबह के खाने में क्या खा रहे हैं, दोपहर के खाने में क्या खा रहे हैं, शाम के खाने में क्या खा रहे हैं, वही रोटी चावल दाल सब्जी, ठीक ना। तो जो चीज़ अभी खा रहे हैं आप जरा सा तुलना कीजिए, थोड़ा सा पीछे जाइए, आज से 30 साल पहले, 20 साल, कम से कम 20 साल पीछे अगर आप जाइए तो उस समय जो हमारे भोजन में जो ये था, न्यूट्रिशन था, वो अभी नहीं है। ये सभी जानते हैं क्यों नहीं है, क्योंकि अब जो पॉपुलेशन हुआ है, पॉपुलेशन जितना हमारे देश का है, हम आप विश्व स्तर पे आप आंकिए तो जो पॉपुलेशन है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, फूड का उत्पादकता को, प्रोडक्शन को हमने बढ़ाया है। तो बढ़ाने के लिए क्या किया जाएगा? ज़मीन तो हमने नहीं बढ़ाया, ज़मीन तो एज इट इज है, जो पहले था वो आज है। तो जब जनसंख्या बढ़ी तो हर चीज़ का डिमांड बढ़ा, तो डिमांड बढ़ा तो क्या किए हम लोग, बहुत सारे उसमें ऐसा चीज़ डाले, केमिकल डाले, फर्टिलाइजर डाले, वो सुरक्षित रहेगा, उसके लिए कीट पतंग ना लगे, तो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड डाल करके उसको सुरक्षित रहने के लिए, ताकि वो बर्बाद ना हो। तो इस तरह से हम लोगों ने क्या किया, उत्पादकता को बढ़ाया, तो हमारा न्यूट्रिशन ऑटोमेटिक उसमें घट गया, कम गया, वो न्यूट्रिशन नहीं है जो पहले था। तो अभी सचमुच में हम जो थाली में खाते हैं हमारा न्यूट्रिशन नहीं है, ठीक, मतलब फुलफिल नहीं करता है हमारे न्यूट्रिशन को। अगर हम ये न्यूट्रिशन का मतलब ग्लोबल फिलॉसफी पे अगर हम आते हैं तो देखते हैं जो हर इंसान को बैलेंस डाइट लेना चाहिए। जो बैलेंस डाइट हमारे पास है ही नहीं तो हम लेंगे कैसे? कैसे करें? व्यक्ति को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो जाहिर है कि उसका स्वाभाविक रूप से विकास नहीं हो पाएगा। ऐसे में इंसान क्या करे? विकास, जहाँ तक शारीरिक विकास का बात है तो हम जो खाते हैं, हमको जो थाली में मिलता है पर डे जो मिल रहा है, जो हम लोग ले रहे हैं, तो उससे शारीरिक विकास हो रहा है, ठीक ना। शारीरिक विकास एक समय तक होता है, लेकिन आप देखिए 30+ 40+ जाते जाते अनेक बीमारियों से आदमी ग्रसित हो जाता है, ठीक ना। और सबसे पहला बीमारी है, ज़्यादातर लोगों को देखिए खाता कम है लेकिन उसका शरीर क्या हो रहा है, फैलते जा रहा है, मोटे होते जा रहे हैं, ओबेसिटी का शिकार हो रहा है। तो इसका जो मेन रीज़न है न्यूट्रिशन की कमी है। न्यूट्रिशन की कमी, जो मुख्य पोषक तत्व है जो शरीर में जाना चाहिए, बैलेंस मात्रा वो नहीं होता है, और उसमें भी प्रोटीन की कमी। ऐसा है जो अगर प्रोटीन की कमी है तो जो मोटा आदमी है ना वो कभी भी पतला नहीं होगा। प्रोटीन जब तक उसके बॉडी में बैलेंस में नहीं जाएगा, उसके बॉडी के अनुपात में नहीं जाएगा, तब तक उसका शरीर कभी नहीं कम होगा। और जो पतला आदमी है वो भी पतला ही होता जाएगा, उसको भी प्रोटीन एक चाहिए, उसके बॉडी के वेट के अनुसार प्रोटीन चाहिए, तब उसका बॉडी का शेप उसका वेट के अनुसार और एज के अनुसार उसका वजन मेंटेन होगा। हम जानना चाहेंगे व्यक्ति के भोजन में क्या क्या हो, उसकी थाली में क्या क्या हो जो कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। ये है जो थाली में अगर हम देखते हैं तो बैलेंस डाइट होना चाहिए। कैसे? बैलेंस डाइट अब है जो बैलेंस डाइट होता क्या है, ठीक ना। तो वैसा डाइट जिसमें मुख्य रूप से हम लोग क्या लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट लेते हैं। तो ये जो है ना ये एक बैलेंस मात्रा में होना चाहिए, ठीक। WHO के अनुसार हम लोग इस चीज़ को जानते हैं जो 40% हम कार्बोहाइड्रेट में लेना चाहिए, 30% प्रोटीन लेना चाहिए और 30% गुड फैट लेना चाहिए। हम लोग जो फैट अगर लेते हैं तो वो गुड फैट नहीं होता है, ठीक। जो फैट लेते हैं वो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, और वो जा कर के बॉडी में हमारा जो एक संरचनात्मक काम है उसको नहीं करता है, बहुत सारे चीज़ को डिस्टर्ब भी करता है। व्यक्ति नहीं, एक आम आदमी, साधारण आदमी, उसे समझ में नहीं है कि किस अनाज में कार्बोहाइड्रेट है, किस में प्रोटीन है। तो हम जानना चाहेंगे आपसे, साइंस के विद्यार्थी होने के नाते, कि वो कितना किस मात्रा में कौन सा अनाज खाए। जैसे मात्रा तो हमने बताया, जो 40%, 30% का जो ये मात्रा है वो होना चाहिए। अब सवाल होता है जो आप बोलिएगा जो क्या चीज़ ले जो हम कार्बोहाइड्रेट मेरे में जा रहा है, क्या चीज़ ले जो प्रोटीन जा रहा है, क्या चीज़ ले जो हमारे में फैट जा रहा है। तो कार्बोहाइड्रेट अगर हम देख रहे हैं तो हम अगर गेहूं का आटा खाते हैं तो उसमें, चावल खाते हैं तो उसमें,
तो उसमें फिर अब देखिए उसमें क्या है, परसेंटेज तो हमने बताया, लेकिन इसमें फिर है क्या, जो आप कैलोरी को भी आंकिएगा, जो कितना कैलोरी हम ले रहे हैं उसको भी देखना होगा। फैट की जहाँ तक बात है तो फैट में ओमेगा 3 सभी जानते हैं, ठीक। अगर हम नॉन वेज में जाते हैं तो फिश में आता है, ठीक, बहुत सारे मेराइन फिश उसमें होते हैं। और ऐसे आपका ये एक आता है चिया सीड आता है, उसमें होता है, तीसी होता है, इसमें भी आता है। तो ये सब चीज़ हम लोग जो लेते हैं, जैसे तीसी वगैरह को हम लोग क्या करते हैं, उसको पूरी तरह से भून देते हैं, ठीक, भूनने के बाद खाते हैं। कच्चा तो बहुत कम कोई खाता है, तो उसमें क्या होता है, उसके जो परसेंटेज है वो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाते हैं। बैलेंस डाइट को इसी तरह से समझते हैं, जो एक बैलेंस में होना चाहिए, 40% कार्बोहाइड्रेट, 30% प्रोटीन, 30% गुड। मैडम, सरकारी नौकरी और गृहिणी का रोल दोनों एक साथ कैसे निभाते हैं, क्या कठिनाई होती है? कोई भी अगर दो पहलू को लेके चलता है, दो रोल निभाता है, घर और बाहर, तो कठिनाई तो होती है। कठिनाई नहीं होती है ऐसा बात नहीं है, लेकिन अगर हम नौकरी करते हैं तो ऐसा नहीं है हम परिवार को छोड़ सकते हैं, परिवार को लेके चलते हैं, परिवार साथ में रखते हैं, परिवार के लिए भी करना पड़ता है। तो एक नौकरी का एक टाइम टेबल है, जैसे हम विद्यालय में हैं तो विद्यालय का एक टाइम टेबल है 10 से 4, ठीक। और जिस तरह का मान लीजिए हमारा मोड ऑफ वर्क है तो उससे ज़्यादा भी कभी होता है, ऐसा नहीं है जो 10 से 4 ही हम रहते हैं, उसके बाद भी हमें वर्क करना पड़ता है। तो अगर हम गृहिणी हैं तो गृहिणी का जो कार्य होता है उसे करते हुए मैं अपनी नौकरी को करती हूँ, एंजॉय करती हूँ। एक आदर्श परिवार जो कि अब समाज में सुनने को देखने को नहीं मिलता है, आदर्श परिवार, इसके बारे में आपका क्या कहना है? आदर्श परिवार इस तरह भी हम लोग समझते हैं जो धीरे धीरे टूटता जा रहा है, क्योंकि अभी सभी पेरेंट्स सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ें और अच्छे अच्छे जगह में रहें, अच्छे अच्छे पोस्ट को होल्ड करें। तो जितना अच्छा हम बच्चे को पढ़ाते हैं उतनी दूरी उसकी बनती है, उतने दूर वो हमसे जाते हैं। तो हमारे बच्चे अगर बहुत अच्छे जगह जाते हैं, बहुत अच्छे पोस्ट पे जाते हैं, तो स्वाभाविक है जो वो हमारे साथ बहुत कम रहेंगे। तो हमारा हमारी एक बॉन्डिंग रहेगी, जो जहाँ रहेंगे वो हमारी बॉन्डिंग बनी रहेगी, हमारा एक भावनात्मक लगाव रहता है, आना जाना हम करते हैं। लेकिन एक जगह रह के अगर हम सोचे जो हम महीनों बिताएं तो ये पॉसिबल नहीं है नौकरी वालों के लिए। मैडम, विद्यालय में सहयोगियों से किस प्रकार की समर्थन आपको मिलता है? हमारे विद्यालय में जो हमारे सहयोगी हैं हमें बहुत सहयोग करते हैं, और सभी विद्यालय का क्या स्थिति है मुझे नहीं पता है, बहुत सारे विद्यालय के सबकी अपनी अपनी स्थिति है, लेकिन हमारे विद्यालय के जो सहयोगी है सही मायने में जैसे गवर्नमेंट के 3 विंग होते हैं उसी तरह हमारे यहाँ सारे जो सहयोगी है वो 3 विंग जैसा काम करते हैं। विद्यालय का कभी ऐसा कोई उलझन परिवार पर हावी होता है क्या? होता तो है सर, होता है, ऐसा होता है, जनरली होता है। लेकिन जहाँ तक आपने सवाल किया मेरे से, तो विद्यालय का कोई भी टेंशन मैं अपने परिवार पे हावी नहीं होने देती हूँ, मैं उसे हैंडल करती हूँ। आप जैसा कि मुझे पता है कि आपका परिवार बहुत बड़ा परिवार है, संयुक्त परिवार में जीते हैं आप, कैसे संभाल लेते हैं आप इतना सब कुछ? संयुक्त परिवार तो मेरा है, सभी मेरे परिवार में अभी सभी एक साथ हैं, और हम लोग जब भी छुट्टी में एक जगह मिलते हैं तो बहुत एंजॉय करते हैं फैमिली के बीच में, बहुत अच्छा लगता है। वो छुट्टी का दिन लगता है कि 2 दिन और बढ़ जाए। और जहाँ तक जॉब की बात है तो जॉब में फिर आने के बाद वो जो वहाँ का जो एक माहौल होता है वो लिंक टूटता है, लेकिन उस तरह भी नहीं टूटता है जहाँ फिर मतलब कनेक्शन नहीं रहता है, कनेक्शन पर डे रहता है, लेकिन उनके बीच में नहीं रह पाते हैं, बस यही अंतर है। वैसे लोगों को आप क्या संदेश देंगे मैडम, जो कि आज शादी करते हैं, 1 साल के बाद देखते हैं उनके घर में जो है दरार पड़ जाता है? वैसे लोगों की मेंटिलिटी ही अलग होती है,
अगर इंसान चाहे तो पेरेंट्स अगर बच्चे को अच्छे तरह से पाल पोस के बड़े करते हैं, उसको एक लायक बनाते हैं, अपना सारा चीज़ इन्वेस्ट उस पर करते हैं, समय पैसा हर कुछ अगर बच्चों पे हम इन्वेस्ट करते हैं और बच्चों को अगर हम अच्छा संस्कार नहीं देते हैं, उसको जीवन का जो एक जीने का तरीका होता है वो नहीं बताते हैं, नहीं सिखाते हैं, तो फिर वैसे बच्चे वैसे ही करेंगे। वो शादी करेंगे, बोलेंगे मुझे फ्रीडम चाहिए, मैं अकेला रहूँगा, अपनी पत्नी के साथ रहूँगा। ठीक है, समय वैसा होता है। अब बच्चे अगर कहीं भी है नौकरी कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से अकेले रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं जो एकदम इमीडिएटली वो किया और तुरंत लेके निकल गया, वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चे और पेरेंट्स के बीच में एक अच्छी बॉन्डिंग होनी चाहिए। हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को भारतीय संस्कार जरूर सिखाना चाहिए, लाख डेवलप हो जाए, लाख वो विदेश में पढ़े। मेरा इस संस्कार में क्या सिखाए हो? संस्कार में ये जरूर सिखाना चाहिए जो पेरेंट्स को आप किस तरह से वैल्यू देते हैं, पेरेंट्स आपके लिए क्या है, आप जब इतने बड़े हुए हैं, किसी पोस्ट को अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसके बदौलत कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने में किनका हाथ है। तो बच्चे अगर इस चीज़ को देखेंगे ना तो वो पेरेंट्स को जरूर समझेंगे और पेरेंट्स का रिस्पेक्ट भी करेंगे। और सभी को ये चाहिए, हर पेरेंट्स को चाहिए जो अपने बच्चे को एक जो संस्कार होता है, मतलब घर परिवार में किस तरह से एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, पेरेंट्स के बीच किस तरह से उसका रिलेशनशिप होना चाहिए, वो जरूर सिखाना चाहिए और बताना चाहिए। अंत में आपसे एक प्रश्न और करेंगे, विद्यार्थियों के लिए आपका क्या संदेश होगा? विद्यार्थियों के लिए एज ए टीचर मैं यही कहना चाहूँगी, जो विद्यार्थी जीवन जो होता है वो सही मायने में एक तरह से तपस्या है। ठीक, तो जो इस तपस्या में सफल होता है उसको कामयाबी जरूर मिलती है। अगर इस जीवन में जो भटकाव के रास्ते में जाते हैं तो फिर उसके जो रास्ते ही हैं वो अलग हो जाते हैं, तो फिर उसका जो एक टारगेट जो एम कभी उसने बनाया होगा तो फिर उसको पाना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए विद्यार्थी के लिए शिक्षक के बीच में अगर वो रहेंगे तो अच्छी शिक्षा को पाएंगे, अच्छा नॉलेज मिलेगा और उसमें इस तरह का गुण भी डाला जाएगा जो तुम किस तरह से तुम पढ़ सकते हो, अपने लाइफ को कैसे सेटल कर सकते हो, ये बहुत जरूरी है। मैडम आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद सर।